हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का भारतीय एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कल यानी कि 5 मार्च 2023 के कनिष्ठ सहायक के पेपर को ध्यान में रखते हुए पिछला जो कनिष्ठ सहायक का पेपर हुआ है 31 अक्टूबर 2021 का, उसमें पूछे गए हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे देखेंगे फटाफट से। और एंड में फिर मैं आपको कल के पेपर के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें भी हैं जो मैं आपको एक सुझाव के रूप में बताना चाहूँगा। बाकी उनको माने न माना आपके ऊपर है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप उनको पर ध्यान से सुनेंगे तो कुछ ना कुछ आपको वहाँ पे काम वो जरूर आएंगे। तो एक बार उनको जरूर सुनिएगा। बाकी फटाफट से आज ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे इस वीडियो में, उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं कि किस प्रकार उन्होंने प्रश्न पूछे थे। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है आपके सामने जो उन्होंने पूछा था, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है, वर्तनी का शब्द है, तो इसको आपको देख के करिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, यहाँ पे जो सही आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों विकल्प ए, अधिशासी जो है दोस्तों इस प्रकार लिखा जाता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। समस्त कारणों के रहते हुए भी कार्य की उत्पत्ति न हो तो अलंकार होता है। आप कह रहे होंगे कि इस सिलेबस में अलंकार नहीं है, लेकिन कोई भरोसा नहीं है दोस्तों। अगर आ गया तो फिर क्या करेंगे आप? ठीक है, फिर आपको कोर्ट जाना पड़ेगा कि अलंकार तो थे ही नहीं, है ना। तो आपको पता होगा तो आप कोर्ट जाने का नंबर नहीं आएगा। तो दोस्तों, समस्त कारणों के रहते हुए भी कार्य की उत्पत्ति न हो तो अलंकार होता है विभावना, विशेषोक्ति, अप्रस्तुत प्रशंसा, स्वभावोक्ति। तो दोस्तों, जब जहाँ पर ऐसी स्थिति बने कि कारण है लेकिन काम नहीं हो रहा है, वहाँ पे हो जाता है विशेषोक्ति अलंकार। जैसे एक इसका इंपॉर्टेंट उदाहरण आता है, पानी विच मीन प्यासी। ठीक है, यहाँ पे क्या भाव पैदा हो रहा है कि पानी में मछली प्यासी है, जो कि संभव नहीं है। तो इसका क्या अर्थ हो गया कि कारण है लेकिन कार्य नहीं हो रहा है। तो इसमें विशेषोक्ति अलंकार है। विभावना अलंकार होता है दोस्तों जहाँ पे बिना कारण के काम हो जाता है। जैसे एक उदाहरण आता है इसका, बिनु पद चले सुने बिनु काना। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि कारण है ही नहीं और काम हो जा रहा है। बिना पैर के कोई कैसे चल सकता है और बिना कान के कोई कैसे सुन सकता है? तो यहाँ पे हो जाएगा विभावना अलंकार। प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। विपात्र के लेखक हैं विकल्प रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, गिरिजा कुमार माथुर, गजानंद माधव मुक्तिबोध। तो दोस्तों, विपात्र के लेखक हैं यहाँ पे कौन? गजानंद माधव मुक्तिबोध। और इनकी एक रचना और भी है, कौन सा? काठ का सपना। काठ का सपना जो बार बार पूछा जाता है, ये उनकी रचना है, काठ का सपना। और एक आती है भूरी भूरी खाक धूल। ठीक है, इसके अलावा चांद का मुंह टेढ़ा, तो कुछ इनकी रचनाएं, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 4, निम्न में सुरसरी का पर्यायवाची है। विकल्प हैं निकेत, मधुवा, अंबर, जानवी। तो आपको मैंने कल की वीडियो में बताया था, जो सुरसरी है ये किसका पर्यायवाची है? ये गंगा का पर्यायवाची है। और एक पर्यायवाची जो यहाँ पे है दोस्तों सुरसरी का पर्यायवाची है, ये हो जाएगा विकल्प डी, जाह्नवी। बाकी आपको पता है कि जो निकेत है ये किसका हो जाता है? घर। आपने देखा होगा कि एक आता है अनेक शब्दों के लिए एक वाक्य, एक शब्द में आता है, पूछा जाता है बार बार, जिसका घर ना हो, जिसके पास कोई घर ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? अनिकेत। ठीक है, तो निकेत का मतलब होता है घर। ठीक है, मधुवा होता है किसका? इंद्र का पर्यायवाची होता है मधुवा। अंबर आपको पता ही है किसका होता है? आकाश का होता है अंबर। ठीक है, बाकी सुरसरी है किसका? जानवी। और जानवी किसका है? ये दोनों ही मतलब किसके हो गए? गंगा के। प्रश्न नंबर 5 जो उन्होंने पूछा था, सन्मति का संधि विच्छेद क्या होगा? समधनमति, सनधनमति, सदधनमति, सतधनमति। तो सन्मति का मतलब दोस्तों क्या होता है? अच्छी बुद्धि। ठीक है, तो इसका सही जो विच्छेद है ये होगा सतमति। सत का मतलब होता है अच्छा या अच्छी, आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छे के भाव में इसका होता है। और मति का मतलब बुद्धि। ठीक है, तो इसका जो सही संधि विच्छेद है ये हो जाएगा सतधनमति। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव उपसर्ग से नहीं बना है? अवगुण, अवधेश, अवनति, अवकाश। दोस्तों, इसमें जो अव उपसर्ग से नहीं बना है वो हो जाएगा विकल्प बी। ये बना है दोस्तों गुण संधि का, ये उदाहरण है अवध धन ईश। ठीक है, अवध धन ईश। और ये क्या हो जाता है? आ प्लस ई जब मिलते हैं तो ये एक ही मात्रा लग जाती है। और इस केस में जब ये मर्ज हो जाएंगे तो ये अवधेश ही हो जाएगा, आप देख पाएंगे इसको। तो ये गुण संधि का उदाहरण है, ये भी आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पे अव उपसर्ग इसमें नहीं लगा हुआ है। 7वां प्रश्न जो पूछा था, निम्न में से उत्पत्ति की दृष्टि से सौभाग्य शब्द क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज, आगत। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है जो सौभाग्य शब्द है एक अपने आप में क्या है? तत्सम शब्द है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 8 जो पूछा था,
निम्न में से पत्राचार के किस प्रारूप में संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता है? सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, ज्ञापन, अनुस्मारक। तो दोस्तों इसमें जो संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता है, विकल्प सी ज्ञापन में कोई संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता, बाकी सरकारी पत्र में होता है, अर्ध सरकारी पत्र में होता है और अनुस्मारक में भी होता है। अनुस्मारक कब क्या बोलते हैं इसको? रिमाइंडर। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिए, कई बार पूछा जाता है कि रिमाइंडर, ये इसको मतलब अनुस्मारक को हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं। प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। गरम शब्द निम्न में से किस भाषा से हिंदी भाषा में आया है? संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी। तो दोस्तों जो ये गरम शब्द है ना, ये फारसी भाषा से आया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 10, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है? क, घ, स, च। तो आपको ध्यान रखना है कि वर्णमाला में 4 स्पर्श संघर्षी व्यंजन हैं। कौन कौन से? च, छ, ज और झा। तो इनको आप ध्यान रखिए, ये झा है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे तो इस प्रकार हो जाएगा, विकल्प डी, च स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। प्रश्न नंबर 11 जो आया था, कोई शब्द कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक। तो कोई शब्द दोस्तों हो जाता है कौन सा? अनिश्चयवाचक हो जाता है। कोई आ रहा है, आपको कुछ नहीं पता कि कौन आ रहा है, इसलिए आप निश्चय नहीं कर सकते, तो ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आपको पता है कि सर्वनाम 6 होते हैं, तो उसमें एक जो होता है भेद कौन सा? अनिश्चयवाचक होता है। प्रश्न नंबर 12 को जो 12 पूछा था वहाँ पे, जो सज्जन होता है उसका सभी लोग आदर करते हैं, किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर आपको ये बिल्कुल समझ में नहीं आता है, तो जब आप किसी वाक्य को पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप देखिए, जो ये पहला वाक्य जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इसके बाद कुछ ना कुछ अभी बचा हुआ है वाक्य में, और जब आपको ऐसी फीलिंग आ जाए तो वहाँ पे आप मिश्र वाक्य आंखें बंद करके कर देना। जैसे कि जो सज्जन होता है, जब आप इतना ही पढ़ेंगे तो फिर आपके मन में जिज्ञासा आएगी, तो क्या? जो सज्जन होता है तो क्या? तो जो सज्जन होता है उसका सभी लोग आदर करते हैं। बाकी का वाक्य जो है, इसकी संभावना बन रही है इतना पढ़ने से, जो सज्जन होता है इसका मतलब आगे कुछ ना कुछ बात है, तो वहाँ पे ऐसी स्थिति बने तो आप मिश्र वाक्य आराम से इसको कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया किस क्रिया का उदाहरण है? कई बार हम कर चुके हैं इसको। तो जब 2 क्रियाएं एक साथ आ जाती हैं तो वहाँ पे दोस्तों क्या हो जाता है? संयुक्त क्रिया वहाँ पे हो जाती है, और यहाँ पे वही कंडीशन है, पहुँचना अपने आप में एक क्रिया है और गया भी अपने आप में क्रिया है, और ये दोनों के दोनों साथ साथ आ गई हैं, तो साथ साथ मतलब संयुक्त क्रिया। प्रश्न नंबर 14 जो पूछा गया था, पानी पीकर घर पूछना का अर्थ क्या है? अनोखा काम करना, विपरीत काम करना, आराम से सोचना, काम निकलने के बाद सोचना। तो दोस्तों पानी पीकर घर पूछने का मतलब होता है कि काम करने के बाद सोचना, किसी भी काम को करने के बाद सोचना, मतलब इसका क्या हो गया? एक अगर इसमें मुहावरा बोलना हो तो पानी पीकर घर पूछना। दोस्तों ये कनिष्ठ सहायक जो 2021 का पेपर है, ये सेकंड शिफ्ट वाला पेपर है। ठीक है, तो कई लोगों ने अगर पहले शिफ्ट का पेपर देखा होगा तो उनको लग रहा होगा कि ये पेपर तो था ही नहीं, तो ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 जो पूछा था, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द है? ज्योत्सना, गुणदोष, मुदिता, संहिता। तो दोस्तों यहाँ पे जो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, विकल्प बी यहाँ पे है, गुणदोष जो है वो पुल्लिंग हो जाएगा। बाकी ज्योत्सना भी स्त्रीलिंग है, मुदिता भी है और संहिता भी, तीनों के दोनों स्त्रीलिंग है। गुणदोष यहाँ पे पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 दोस्तों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला? पुनर्नवा, अशोक के फूल, चारुचंद्र लेख, आलोक पर्व। तो बिल्कुल आप सही कर रहे हैं इसका, विकल्प डी आलोक पर्व। और कब मिला था? 1973। और क्या है ये, किस विधा की रचना है? तो दोस्तों ये इनका एक निबंध है। ठीक है, 1973 में साहित्य अकादमी इनको मिला है। प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं, और क्या पूछा था? बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये। निस्सीम व उत्पत्ति शब्दों के विलोम शब्दों का सही जोड़ा है? विकल्प ए में है निस्सीम का असीम, उत्पत्ति का मृत्यु, निस्सीम का सीमित और उत्पत्ति का नाश, निस्सीम का ऊंचाई व उत्पत्ति का समग्र, निस्सीम का बिना सीमा के और उत्पत्ति का समापन। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही इनके विलोम शब्दों का युग्म बन रहा है दोस्तों, निस्सीम का होता है विलोम सीमित और उत्पत्ति का विलोम होता है नाश। इसको आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, जो कोई सीमित है उसको हम सीमित बोलते हैं, जिसको हमने सीमित नहीं किया है वो हो जाएगा निस्सीम। उत्पत्ति मतलब किसी चीज़ की उत्पत्ति होना, उत्थान होना, और उसका नाश हो जाना, उसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल
अपोजिट हो जाएगा। प्रश्न नंबर जो 18 इन्होंने पूछा था, अभिजात शब्द का अर्थ है पूज्य, भंवरा, सूर्य, कमल। तो दोस्तों अभिजात शब्द का जो अर्थ है वो पूज्य था, इसका अर्थ क्या होता है, कुलीन हो गया। ठीक है, कुलीन भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं, या योग्य इसका एक अर्थ आता है, और योग्य। इसके अलावा जो एक शब्द आता है पारिजात, पारिजात ये कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है दोस्तों, ये ध्यान रखिए, क्या अगर पूछ ले कभी, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है पारिजात। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिए। प्रश्न नंबर 19 जो पूछा था, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न था। यौगिक संज्ञा कहते हैं किसे जिन संज्ञाओं के भिन्न भिन्न शब्द सार्थक हों, जिन संज्ञाओं में न्यूनतम एक शब्द सार्थक हों, जिन संज्ञाओं के भिन्न भिन्न शब्द निरर्थक हों, जिन संज्ञाओं में एक शब्द सार्थक और एक शब्द निरर्थक हों। तो दोस्तों यौगिक आपको पता है कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और यौगिक शब्द या संज्ञा हम उसको बोलते हैं जिनके हम सार्थक खंड कर पाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं इसका उदाहरण में हम बार बार देखते हैं, विद्या धन आलय। ठीक है, तो ये विद्यालय का क्या है, सार्थक खंड हो गए हैं विद्यालय के। और विद्या का अर्थ दोस्तों शिक्षा होता है, और आलय का अर्थ क्या होता है, घर होता है। तो ये यौगिक संज्ञा का उदाहरण है विद्यालय शब्द। 20वां प्रश्न जो पूछा था, प्रश्न का सही वर्ण विच्छेद क्या है। वर्ण विच्छेद आपको देखना पड़ेगा, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना चाहिए, और ऐसे आपको वर्ड को तोड़ तोड़ कर लिखना चाहिए। तो इसका जो सही वर्ण विच्छेद यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा विकल्प सी। ये आप इसको ध्यान रखिए। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब ये वाला प्र आए ना, तो आपको उस केस में क्या करना है, आपको पता है कि हर जो वर्ण है उसके साथ आ स्वर लगा हुआ है, व्यंजन के साथ में आ स्वर लगा हुआ है, छोटा वाला आ की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब ये वाला प्र आता है तो उस केस में जिस पे लगा है ना, उस पे तो आ स्वर नहीं लगेगा, बल्कि इस रा के साथ लगेगा। ठीक है, इस रा के साथ उस केस में लग जाएगा आ स्वर। और अगर कंडीशन बनती है कैसे, कर्म वाली, जैसे ये वाला रा होता है, तो उस केस में क्या होगा कि का पे लगेगा, का के साथ लगेगा आ। उस केस में जो ये रा है, यहाँ पे रा बना हुआ है, इसके साथ आ स्वर्ग नहीं लगेगा। तो ये थोड़ा सा अंतर है, इसको आप देखिए और इसको क्लियर करिएगा दोस्तों। बाकी दोस्तों ये 20 प्रश्न जो वहाँ पे पूछे थे ये ख़त्म होते हैं, और मैं आपको थोड़ा सा जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कल के पेपर में। तो जो सबसे पहली बात है, एक तो क्या है सबसे पहली बात, कि आप समय पर सेंटर पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं या करें, जितनी जल्दी हो सके आप सेंटर में पहुंचें, और ज़्यादा ही जल्दी ना पहुंचें। ज़्यादा भी जल्दी पहुंच के फ़ायदा नहीं है, पता चला 9:30 बजे पहुंचना है और 7:30 बजे बैठ गए वहाँ पे, तो वो भी ठीक बात नहीं है। वहाँ पे फिर भीड़ इकट्ठा होगी, फिर आपको टेंशन होगी कि कितने लोग बेरोज़गार हैं, फिर आदमी ख्यालों में चला जाता है कि मैं तो बेकार तैयारी कर रहा हूँ। तो अगर आपका सेंटर ज़्यादा दूर नहीं है, और अगर सेंटर आपको मिल भी गया है, अगर पहुँच जाते हैं आप, तो उधर उसके सेंटर के मेन जो सेंटर है उससे थोड़ा इधर उधर ही घूमते रहें, बिल्कुल वहाँ पे ना आएँ। जो एक पहली सलाह मेरी तरफ से रहेगी आपको। दूसरा ये है कि सेंटर के बाहर ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ाई की बातें ना करें। अगर कोई आपको मिल जाता है तो ज़्यादा पढ़ाई की बातें ना करें, उससे भी आपको जो कॉन्फिडेंस है उसके कम होने का खतरा ज़्यादा हो जाता है। जब आप बात करने लगेंगे पढ़ाई की, कोई बोलेगा मेरे पिछले पेपर में तो 85 नंबर थे, और मैं हर पेपर जब देने जाता हूँ तो मेरे 75 नंबर आते हैं, उस केस में आपको लगेगा कि मैं तो बेकार आ गया पेपर देने, मेरे तो 45 नंबर आते हैं, 55 नंबर आते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये बेहतर है कि अपना शांति रहें, ज़रूरत से ज़्यादा बात करें नहीं, और बात करें भी तो पढ़ाई की बातें तो बिल्कुल ही ना करें, मौज मस्ती की बातें करें। ठीक है, ताकि आपका जो माइंड है और फ्रेश हो जाए और आप खुश मिजाज से पेपर देने जाएं। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जब OMR भरने के लिए आपके पास आए, तो वहाँ पे जो लिखा रहता है ना कि वहाँ पे भरना क्या है, जैसे कि डेट लिखी होती है कि आपको डेट ऑफ एग्ज़ाम लिखना है। कई बार वहाँ पे लोग अपना जन्म तिथि भर के आ जाते हैं, तो जहाँ पे OMR में जो लिखा हुआ है उसको ध्यान से पढ़ें कि ये मांग क्या रहा है, क्या आपको लिखना है। ज़बरदस्ती नहीं कि कुछ भी लिख दिया, तो उनको 2-3 बार पढ़ें और फिर लिखें। ठीक है, ये जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें कि OMR एक बार आपने गलत भर दी तो आपको फिर कितना ही उस पेपर में आता है वो गड़बड़ हो जाएगा और आपका फिर मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। चौथी बात यह है कि अगर आपको पेपर पढ़ने के बाद लगता है कि मैं इसमें 65 से 70 की रेंज में सही कर सकता हूं, तो फिर मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप ज़्यादा तुक्के मारने से फिर बचें। ठीक है, अगर आपको लगता है कि 65 से 70 में इसमें आराम से कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं, तो फिर ज़्यादा तुक्के मत मारें, 100 के 100 मत करके आइए। अगर आपको कुछ नहीं आता तो फिर आप 100 के 100 ही करें, उसके बाद तो कोई है नहीं, मौका नहीं है। तो अगर आप इस रेंज में हैं, 65-70 की रेंज में आप हैं,
तो फिर मेरा ये मानना है कि आप, मुझे लगता है 85 तक आपको सीमित हो जाना चाहिए। बाकी पेपर के लेवल क्या लगता है वो तो पेपर देख के पता चलेगा, लेकिन फिर भी अगर आप 70 तक बिल्कुल सही कर रहे हैं तो 100 करने की मुझे नहीं लगता कि फिर ज़रूरत है आपको, ठीक है। और जो 5वां सुझाव मेरा आपके लिए रहेगा कि प्रश्नों को कम से कम 2 बार अवश्य पढ़ें। कई बार हम सम्मिलित है सम्मिलित नहीं में कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो 2 बार अवश्य पढ़ें। और सबसे बड़ी बात है कि शांत रहना है, एकदम कूल रहना है। और कल का दिन ही है, वो 2 घंटे बहुत, वहाँ पे जो 2 घंटे वो बहुत क्या होते हैं, महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आपका दिन है कल और इतना मेहनत आपने किया है और बहुत अच्छी पोस्टें भी हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों कल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। अच्छे से पेपर को करें और जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को उन 2 घंटे में शांत रखें, हड़बड़ाएं नहीं, बिल्कुल भी कूल रखें। और आपकी तैयारी आपने की है तो वो तैयारी आपको काम आएगी। और जब मैं वही कहूँगा कि बार बार ज़्यादा पढ़ाई की बातें ना करिएगा। बाकी अंत में मेरी तरफ से एक बार फिर कल के पेपर के लिए आप सभी को बेस्ट विशेस, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट दोस्तों।